विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। बल तथा गति के नियम, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हमारा चैप्टर फिनिश भी हो चुका है। तो हमारा अब जो सेशन है वो प्रश्न और उत्तर पर है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जड़त्व में किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपए के एक सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का। तो हम जानते हैं कि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा तथा हल्की वस्तुओं का कम। तो पत्थर का जड़त्व अधिक होगा अगर हम रबर की गेंद और उसी आकार के पत्थर की बात कर रहे हैं। और साइकिल और रेलगाड़ी में सोचिए, हाँ, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। और 5 रुपए का और 1 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के एक सिक्के का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है। अब नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने के प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी जो होता है उस गेंद किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक को भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फुटबॉल का गेम है, एक खिलाड़ी दूसरे पर को पास करता है। तो उदाहरण में गेंद का जो वेग है वो 4 बार बदलता है। पहली बार जब खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरी बार जब दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। तीसरी बार जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है। और चौथी बार जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को किक लगाता है। तो किसी पेड़ की शाखा की तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, उसका क्या कारण है? जड़त्व के नियम के अनुसार वस्तुओं में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। पेड़ की पत्तियां विराम अवस्था में, क्योंकि क्या है, वो एक अपने पेड़ से लगी हुई है, वो विराम अवस्था में होती है। लेकिन जब हम शाखाओं को तेजी से हिलाते हैं तो शाखाओं में क्या होता है, एक गति आ जाती है, उनमें एक मूवमेंट आता है। लेकिन जो पत्तियां हैं वो अभी भी विराम अवस्था में होती हैं, अतः वे टूटकर गिर जाती हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होते हैं तो आप पीछे की ओर जाते हैं। ये हमने पढ़ा था ना। इसका क्या कारण है? सेम चीज पूछी है। तो गतिशील बस में हमारा पूरा शरीर जो होता है वो गतिशील होता है, और जब बस एक अचानक रुकती है तो हमारे शरीर का जो निचला भाग होता है वो बस के संपर्क होने के कारण रुक जाता है। लेकिन जो जड़त्व के नियम के अनुसार जो हमारा ऊपरी जो भाग होता है वो गतिशील रहता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन जब बस विरामावस्था से गतिशील होती है तो हमारे शरीर का जो निचला भाग तो गतिशील हो जाता है, क्योंकि वो चल रही है तो हमारा निचला भाग उसके साथ चलता है। लेकिन जो ऊपरी भाग होता है वो रुका हुआ होता है। तो ये समझ लीजिए कि कोई चीज ऐसे एक है और वो अगर कोई एक आगे मूव करने लग गई और ऊपर बैलेंस नहीं है तो वो पीछे की ओर गिरेगा। तो ये ऐसे भी एक्शन करके आप सोच सकते हैं, ठीक है। और एक चीज लगातार जा रही है आगे आगे आगे, और आपका नीचे का पार्ट तो रुक गया, ऊपर का आगे तो आप आगे। तो अगर आप गतिशील वस्तु हैं तो एक और प्रश्न है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है। घोड़े के पैरों द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल को दो घटकों ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज बल में विभाजित किया जा सकता है। वो नीचे की तरफ लगा रहा है और घोड़ा गाड़ी है तो वो क्षैतिज भी लग रहा है। ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े के भार को संतुलित करता है तथा क्षैतिज घटक की प्रतिक्रिया द्वारा गाड़ी आगे चलती है।
ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। कितना डिफिकल्ट हो जाए जब फायर एक्सटिंग्विशर, कितने लोग उसको पकड़ते हैं तब पानी डालते हैं। अब इसका हम देखते हैं कैसे हम साइंटिफिक रूप में समझा सकते हैं। तो जो गति का जो तृतीय नियम के अनुसार किसी क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। पानी जिस बल से वो आगे जाता है उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पाइप पर भी लगता है। इसलिए अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि पानी का जो फोर्स आगे की तरफ जा रहा है उतना ही बल पाइप पर रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो कभी अगर आपने देखा होगा तो वो पीछे से संभालते, क्योंकि वो फोर्स पीछे लग रहा है तो पीछे की तरफ उसको लोग संभालते हैं। तो ये भी देखिए, हमें एक रीजन पता चला कि हम ये नहीं है कि उसका भार है, लेकिन उसका बल भी कारण है जिसके कारण हम इतने शमन जो अग्निशमन जो कर्मचारी होते हैं वो मिलकर आग बुझाने का कार्य करते हैं। अब एक हमारे पास न्यूमेरिकल है। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की हमें गणना करनी है। तो गोली का जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है। तो और यहाँ पे हमारे पास जो राइफल का जो हमारे पास द्रव्यमान है वो 4 केजी है। तो हमने इसको केजी में चेंज करा है। ये मैंने आपको ऐसा ही एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल आपको बुक में भी दिखाया था। और जो उसका प्रारंभिक वेग है जिसको हमने u1 का है वो 0 मीटर पर सेकंड है। जो गोली का जो अंतिम वेग है वो 35 मीटर पर सेकंड है। और राइफल का जो द्रव्यमान है वो 4 केजी है। तो अब हमारे पास यही जो छूटने से पहले और गोली तथा राइफल का कुल संवेग का हम देखते हैं तो वो क्या रहेगा, m1 प्लस u1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 की वैल्यू हमने 0.05 रखी है और इसका जो प्रारंभिक है वो 0 रखा है। दूसरा लिया वो हमने 4 लिया है क्योंकि 4 केजी उसका द्रव्यमान है राइफल का। और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो भी 0 है। तो ये टोटल हमारे पास 0 वैल्यू आ जाती है। अब गोली छूटने के बाद गोली तथा राइफल के कुल संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 हमारे पास 0.05, v1 35 और जो राइफल का था वो 4 और हमें दूसरा वेग निकालना है तो v2। तो संवेग संरक्षण के अनुसार गोली छूटने से पहले कुल संवेग, गोली छूटने के बाद कुल संवेग। तो ये आ गया, छूटने से पहले संवेग 0 था, छूटने के बाद का संवेग 0.05 इंटू 35 प्लस 4v2। बस हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो ये हमने एक सॉल्व एग्जांपल भी देखा था, एक आपको ऐसी न्यूमेरिकल मिल गया है। तो आप देखें जितने अगर आपको सॉल्व एग्जांपल आपने प्रैक्टिस कर ली है वैसे ही आपको मिलेंगे और उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे। बस हमें कहाँ यूनिट्स चेंज करनी है वो ध्यान में रखना है। सो इनका प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको और क्लियर होगा। दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में अनुदिश हैं। एक ही दिशा में क्रमशः वो 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, लेकिन उनके द्रव्यमान अलग अलग है। दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, वो टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु के वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो वो एक ही दिशा में है और दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो वस्तु का द्रव्यमान वो 100 ग्राम है
तो हमने उसको केजी में चेंज करा और उसका प्रारंभिक वेग जो हमें दे रखा था वो हमें देखिए 2 मीटर पर सेकंड था, ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप हमेशा जो वैल्यूज दे रखी होती है उनको आप यहाँ लिखिए। इसके बाद पहली वस्तु का अंतिम वेग 1.67, क्योंकि टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग इतना हो जाता है, इतना है। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हम 200 ग्राम है, जिसको हमने केजी में चेंज करा है, क्योंकि हमें संवेग क्या है, हमें केजी में हमारे पास उसकी यूनिट का हमारे है, तो इसलिए हम केजी में चेंज करते हैं जब हमें संवेग का निकालना होता है। उसकी एसआई यूनिट हमने देखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सो हम उसको करते हैं, सॉरी मीटर पर सेकंड होती है। तो ये अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 200, तो हमने इसको केजी में चेंज करा 0.2। दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग हमारा 1 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग हमें निकालना है। तो टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग कितना था, m1u1 प्लस m2u2, तो 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1। बस हमने जो वैल्यू यहाँ रखी है इनको हमें बस फॉर्मूले में पुट कर देना। क्लियर हुआ? तो वह टक्कर से पहले जो संवेग था उनका 0.4 था, टक्कर के पश्चात m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, तो उसका पहले का जो मास था वो 0.1 था, वेग 1.67 था। दूसरा जो बॉल था उसका मास 0.2 था, v2 हमें निकालना है। अब हमने ये जानते हैं संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग। तो टक्कर से पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.4, टक्कर के बाद का ये है। बस आपके पास अब इक्वेशन बन गई है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप जब ये देखेंगे तो हमने अभी क्या करा है, 0.2 v2 और ये हमने एक रीअरेंज कर दी है वैल्यूज, और ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो हर स्टेप तो यहाँ आपको एक दिखाना हमारा बहुत एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस आप ये जो इक्वेशन बनी है इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा और आंसर ये आपके सामने है। क्लियर हुआ? सो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 0.1 को 1.67 से जब मल्टीप्लाई करा हमारे पास वैल्यू आ गई थी 0.67। क्लियर? सो अब इसको जो हम जब रीअरेंज करेंगे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों आज हम आपको जो प्रश्न के वैसे थ्योरेटिकल आंसर्स हैं वो भी बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपको बता रहे हैं, मेथड पूरा समझा दे रहे हैं। जो उसकी मेन कैलकुलेशन है वो हम चाहते हैं कि आप पूरी उसको सॉल्व करिए। बेसिक्स हम बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन जो कब क्या चीज आपको प्लस करनी है, इक्वेशन है आपके सामने, आप देखिए कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ प्लस करना है। इज इक्वल टू के हमें जैसे अरेंज करते हैं, अननोन वैल्यू एक साइड लेकर जाते हैं, नोन वैल्यूज एक साइड लेकर जाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन करिए। कहीं कोई डिफिकल्टी है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आप थोड़े से आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है तो आप करके देखिएगा। सो अभी हमारे और सेशन से प्रश्न और उत्तर के वो लेकर फिर आपसे मिलते हैं। तो जितना कर रहे हैं रिवाइज करते रहे, मिलते हैं फिर से, बाय।